राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया पंचवटी पाठ, जिसकी संपूर्ण व्याख्या हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहें। साथ ही साथ आप मुख्य मुख्य विषय के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सभी पद्यांशों के लिए जो संदर्भ प्रयोग होगा, प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। पहले पद का प्रसंग आपके सामने है। यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं पहला पद। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मैथिली शरण गुप्त जी रात की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, चारु चंद्र की अर्थात सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और स्थल हर जगह क्रीड़ा कर रही हैं। अवनी माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश। पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैला है जैसे कि धरती पर स्वच्छ चांदनी माने चादर बिछी हो। पुलक माने प्रसन्नता, पृथ्वी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। किस प्रकार से? हरी घास के तिनकों से वह अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे हैं तरु भी, वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से हिल रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वे भी अपनी प्रसन्नता में झूम रहे हों। इस पद में खड़ी बोली है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार, श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का प्रयोग कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया है। दूसरे पद में प्रहरी के रूप में लक्ष्मण को दिखाया गया है कि वह पंचवटी की रक्षा में किस प्रकार से लगे हुए हैं। लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कवि गुप्त जी कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। सुंदर पत्तों की बनी हुई इस पंचवटी की कुटिया में, पर्ण माने पत्ता, पत्ते से बनी हुई पंचवटी की इस कुटी में, उसके सामने, सम्मुख माने सामने, एक सफ़ेद साफ पत्थर की शिला पर कोई धैर्य धारण किए हुए वीर और निडर मन वाला व्यक्ति जाग रहा है। तो कवि के मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि जबकि पूरा संसार, भुवन माने संसार, इस समय सो रहा है, तो फिर यह कौन धनुष धारण किए हुए अभी जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो यह सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कामदेव ही योगी का रूप धारण करके यहाँ बैठा हो। खड़ी बोली है शांत रस, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, प्रसाद गुण और शुद्ध साहित्यिक सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तीसरे पद में भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी की कुटिया पर पहरा देते हुए भगवान लक्ष्मण जी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहता है,
किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यूं त्याग किए। यह धनुषधारी वीर किस कठिन व्रत के पालन को करने के लिए अपनी निद्रा का इस प्रकार से त्याग करके यहां बैठा है। जबकि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। विपिन माने वन, जंगल, विराग माने वैराग्य। जो देखने से संपूर्ण राज्य के सुखों को भोगने के योग्य लग रहा है, वह इस वन में आज वैराग्य लेकर के बैठा हुआ है। आखिर इसका क्या कारण है? बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिस कुटिया का वह पहरेदार बनकर के बैठा हुआ है, उसमें आखिर ऐसा क्या धन है कि उसकी रक्षा में उसका शरीर, मन और जीवन लगा है। निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई महत्वपूर्ण वस्तु अवश्य होगी। काव्यगत सौंदर्य में आप भैया बहन लिखेंगे कि यहाँ एक निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी के रूप में लक्ष्मण जी का सजीव चित्रण हुआ है। सरल व शुद्ध खड़ी बोली है, वर्णनात्मक शैली, अनुप्रास अलंकार, ओज गुण और अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। अगले पद में मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, इसमें आप प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा में वीरव्रती लक्ष्मण एकाग्र मन से लगे हुए हैं। कवि कहता है, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। मृत्युलोक की मलिनता को मिटाने के लिए अपने पति के साथ जो आई है, ऐसी तीनों लोकों की जो लक्ष्मी हैं अर्थात माँ सीता, उन्होंने आज इस कुटिया को अपनाया हुआ है। माँ सीता वीर वंश की लज्जा हैं, मर्यादा हैं, फिर उनका प्रहरी माने पहरेदार भी वीर ही क्यों नहीं होगा, अर्थात निश्चित रूप से इसका पहरेदार भी वीर ही होगा। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है अर्थात पंचवटी एक निर्जन प्रदेश है, जबकि अभी रात पर्याप्त शेष है और चारों ओर राक्षसों का मायाजाल फैला हुआ है। कहने का आशय है कि इस पद के माध्यम से कवि ने बताया कि उस कुटिया में आखिर क्या है। सीता को वीरवंश की लज्जा कहा गया। साहित्यिक खड़ी बोली, चित्रात्मक एवं गीत शैली, शांत रस और मात्रिक छंद। अगले पद में कवि ने पंचवटी में दूर तक फैली चांदनी का वर्णन करते हुए कहा है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। दूर दूर तक फैली हुई चांदनी में बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। निशा माने रात बिल्कुल सन्नाटेदार है अर्थात शांत है, कोई शब्द नहीं है। बहुत स्वतंत्रता पूर्वक धीरे धीरे सुगंधित वायु बह रही है, जिससे ऐसी कौन सी दिशा है जो आनंदित न हो रही हो। कहने का भाव यह है कि दशों दिशाओं में आनंद ही आनंद है, परंतु इस रात के अंधकार में भी बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति रूपी नटी माने नर्तकी के कार्य अब भी बंद नहीं हुए और वह लगातार चल रहे हैं, परंतु वह अपने कर्तव्यों का पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बड़े ही अकेले अकेले और चुपचाप वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। नियति के क्रियाकलाप निरंतर चलते रहते हैं,
उनमें दिन या रात का कोई व्यवधान नहीं आता। साहित्यिक खड़ी बोली, मात्रिक छंद, अनुप्रास और रूपक अलंकार, शांत रस के साथ साथ भावात्मक शैली इस व्याख्या में की गई थी। अगले पद में कवि ने वनवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण एक पर्णकुटी में सीता की रक्षा करते हुए रात की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब यहां पर लक्ष्मण जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। वसुंधरा माने धरती, पृथ्वी। पृथ्वी सबके सो जाने पर अपने ओस रूपी मोतियों को पृथ्वी पर बिखरा देती है। रात सभी के सो जाने पर अपने ओस रूपी मोतियों को पृथ्वी पर फैला देती है। और सवेरा होने पर क्या होता है? रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सूर्य सदैव उन्हें प्रातःकालीन किरण के साथ ही बटोर लेता है, अपने पास रख लेता है। फिर सूर्य क्या करता है? इसके बाद सूर्य और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। सूर्य को जो आराम देती है, ऐसी रात को वह अर्थात संध्या समय को वह उन मोतियों को दे देता है, जिससे शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। सूर्य के द्वारा दिए हुए वे मोती आकाश में तारागणों के रूप में हमारे नेत्रों के सामने चमकने लगते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे संध्या ने अपने श्याम तनु माने शरीर को इन मोतियों से सजा लिया हो और उसका नवीन सौंदर्य हमारे सामने दिखाई दे रहा हो। अब इसमें प्रकृति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित किया गया। अतिशयोक्ति अलंकार है, शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली, प्रसाद गुण, वर्णनात्मक शैली और मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया है। अगले पद में पंचवटी में लक्ष्मण शिला पर विराजमान हो प्रकृति के रूप और उनके व्यवहार के संबंध में सोचते हुए कह रहे हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। तुहिन माने ओस। प्रकृति अपनी ओस की जिन बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को और हर्ष को प्रकट करती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। प्रकृति के न्याय विधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह जहां अनजाने में भी हमसे कई भूल और अपराध होते हैं, जिस कारण यह रोती है, तो ऐसा लग रहा है कि यह ओस के कण उसकी वेदना की स्थिति को हमें बता रहे हों, उसके आंसू बन करके इस धरती पर गिर रहे हों। वह प्रकृति अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अनजाने में जो हमसे भूल और अपराध होते हैं, उन पर निर्दय भाव से हमें दंडित करती है। परंतु यह वही प्रकृति है जो पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदय भाव से सेती है। बूढ़े लोगों को भी उसी प्रकार से भरण पोषण करती है जैसे माँ अपने अबोध बच्चे का पालन पोषण करती है। अर्थात प्रकृति हमें दंडित भी करती है और हमारा पालन पोषण भी प्रकृति के द्वारा ही होता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, मात्रिक छंद, साहित्यिक खड़ी बोली, श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। अगले पद में कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण के घर लौटने की प्रसन्नता का वर्णन किया है। लक्ष्मण अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं और वह विचार करते हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वन को आते देख में जब आर्त अचेत हुए थे तात। आर्त माने दुखी, तात माने पिता। कवि
लक्ष्मण जी के माध्यम से कहता है कि लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि आज वनवास की अवधि को 13 वर्ष पूरे हो गए, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे यह कल की ही बात हो, जब वन में आते हुए देख करके हमारे तात माने पिता, आर्त माने दुखी हुए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। परंतु 13 वर्ष बीत गए, अब शीघ्र ही वह समय हमारे निकट आने वाला है जब वनवास की 14 वर्ष की अवधि पूरी होने वाली है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने वन में रहकर भाई श्री राम और भाभी सीता की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त किया। अब इस जन अर्थात लक्ष्मण को माँ सीता और श्री रामचंद्र जी की सेवा करने से बढ़कर उस राजमहल में और क्या सुख मिल सकेगा, अर्थात वह सीता जी की और रामचंद्र जी की सेवा को ही सबसे बड़ा सुख मान रहे हैं। साहित्यिक खड़ी बोली, शांत रस, प्रसाद गुण, मात्रिक छंद और उत्प्रेक्षा व रूपक अलंकार। अंतिम पद में कवि कहता है कि लक्ष्मण कल्पना कर रहे हैं कि जब रामचंद्र को राज्य मिल जाएगा तो वे अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमें भूल जाएंगे। राम के जन कल्याण में लगे होने के कारण इसको हम बुरा नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी मन में विचार करते हुए कहते हैं, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। वनवास की अवधि समाप्त होने पर भाई श्री राम, आर्य अर्थात बड़े भाई श्री राम, राज्य के भार को प्रजार्थ माने प्रजा के कल्याण के लिए धारण कर लेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे। राज्य के कार्यों में उनकी इतनी व्यस्तता हो जाएगी, हमको ऐसा अनुमान है, और वह इस व्यस्तता में हमारे हित चिंतन को भी भूल जाएंगे, बिसारेंगे अर्थात भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। भूलना उनकी आदत नहीं बल्कि विवशता होगी, इसलिए लोकोपकार अर्थात संसार के भले के लिए हमें इस बात का कोई शोक माने दुख नहीं होगा। परंतु पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। मेरी यह समझ में नहीं आता कि लोकहित करने के लिए क्या राजा की आवश्यकता ही है? क्या दुनिया में कोई व्यक्ति अपना हित स्वयं नहीं कर सकता? नरलोक माने यह मनुष्य लोक, अर्थात यदि ये लोग अपना समस्त लोक का हित स्वयं कर सकते तो संसार कितना मधुर और सुखद हो जाता। खड़ी बोली, शांत रस, माधुर्य गुण और मात्रिक छंद, इसमें यह भाव दर्शाया गया है कि क्या मनुष्य बिना किसी सहारे के अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता। उत्प्रेक्षा अलंकार इस पद में आपको देखने को मिला। इस प्रकार से पूरा पाठ आपका समाप्त हुआ। आपको अपनी कॉपी पर इसे नोट करना है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करें। मैं चंद्रेश अग्निहोत्री अब आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।